अब मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद सादिक अली साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना शोध पत्र पढ़ें। उन्होंने अपनी पुस्तक रजिया सुल्तान की शहादत और उसके मज़ार की हकीकत में एक नया दावा करके टोंक में रजिया का मज़ार होने का दावा करके एक नई बहस को जन्म दिया है। उनकी पुस्तक 2007 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में उन्होंने बड़े ही कुछ चौंका देने वाले तथ्य शोध परक ढंग से प्रस्तुत किए हैं और इस पुस्तक को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलने लगी है। जब आप गूगल में रजिया सुल्तान का बाजार सर्च करते हैं तो विकिपीडिया भी डॉक्टर सादिक अली सर को और उनकी पुस्तक को कोट करता है। और अब मैं ज्यादा कुछ ना कह के डॉक्टर सादिक अली सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद सीमा जी। पहले सेशन में जो हमने शुरुआत की उसको बड़ी खूबसूरती के साथ में आपने संचालन किया। हमारे प्राचार्य महोदय श्री अशोक कुमार सामरिया साहब ने जिस तरीके से मेरी हौसला अफजाई की उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। और वो हालांकि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और लेकिन उनकी जो दिलचस्पी है इतिहास के क्षेत्र में वो उनके सहृदय होने का प्रमाण है। वो मेरे साथ में टोंक स्थित रजिया के मज़ार पर भी उन्होंने जाकर खुद दर्शन किए और वहां जाकर उन्होंने उन तमाम चिन्हों को देखा। उसके बाद में वो और आश्वस्त हुए कि वाकई में जो तथ्य पेश किए गए हैं वो रजिया सुल्तान के मज़ार से मैच खाते हैं, मिलते हैं। और एक सुल्तान का मज़ार जिस शायान शान के साथ होना चाहिए ये मज़ार उसी शायान शान का बना हुआ है। इस पर अब तक क्यों ध्यान नहीं दिया गया उस पर उन्होंने काफी दुख भी जताया और उन्होंने चाहा कि हम राजकीय महाविद्यालय टोंक में रजिया से मुताल्लिक कोई सेमिनार करें, वेबिनार करें। कोविड-19 के तहत हम सेमिनार तो नहीं कर सकते लेकिन साइंस ने हमें मौका दिया कि हम जो है वेबिनार के रूप में देश के तमाम लोगों को अपनी बात के जरिए मुतारिफ करा सकें। तो यहाँ पर मैं अपने जो शोध के बुनियादी पहलू हैं उनकी तरफ रोशनी डालूंगा। मेरे जो मेरा जो टॉपिक है वो है रजिया की मौत और मज़ार के बारे में भ्रम की स्थिति। हमारे इतिहास में जो भ्रम फैला हुआ है कि रजिया को कैथल में मार दिया गया या रजिया को टोंक में मारा या रजिया को दिल्ली ले जाकर दफनाया। अब रजिया का मज़ार बुलबुली खाना दिल्ली तुर्कमान गेट के नज़दीक भी है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाकायदा मोनूमेंट लगा रखा है लेकिन उस पर लिखा हुआ कही जाती है। जिस पर कल जो वेबिनार में हमारे साथ में एक आर्कियोलॉजिस्ट जुड़े हुए थे उन्होंने ये कहा कि ये आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज नहीं होती, कही जाती है, पुष्टि होनी चाहिए कि ये उसी का मज़ार है। इस तरीके से मैंने जो कुछ तथ्य जमा किए हैं वो अब हम मैडम आए आज गुनवाना जी आवाज थोड़ा सा वो कर दीजिए। यहाँ मैं आपको रजिया सुल्तान की मज़ार का जो स्केच है टोंक में ये स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे ऊपर एक स्टार बना हुआ है, अष्टपदीय स्टार, और नीचे एक मेहराब बनी हुई है। ये अष्टपदीय स्टार जो है दास वंश का शाही निशान था और नीचे जो मेहराब है ये तुर्की मेहराब है। इससे ये वाज़ेह होता है कि ये दास वंश के किसी सुल्तान की कब्र है और इसमें जो कूट भाषा में अंकित है उस कूट भाषा को मैंने जब डिकोड किया तो इस पर सुल्तानुल हिंद रजिया भी लिखा हुआ प्रतीत होता है। इन पत्थरों के बीच में जहां घास उगाती है, पत्थरों को इस तरीके से जमाया गया है कि जब बारिश होती है तो इसमें घास उगाती है और इन पत्थरों पर जब गौर से देखा जाए तो जैसा कि आप स्टार की तरफ देख रहे हैं तो उसमें सुल्तान लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है। जब हम नीचे की तरफ देखेंगे ये काले कलर से शो किया जा रहा है आपके सामने,
तो ये अल हिंद लिखा हुआ है, सुल्तानुल हिंद। और ये दूसरा जो काला कलर काम में लिया गया है, इससे रजिया लिखा हुआ है, सुल्तानुल हिंद रजिया। ये कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखा हुआ रजिया का नाम है, जो सुल्तानुल हिंद रजिया के रूप में यहाँ शो कर रहा है। इसकी एक वजह यह थी कि दास वंश के जितने भी सुल्तान युद्ध में शहीद हुए या मारे गए, उनकी कब्रें दिल्ली में मौजूद हैं, मेहरौली में मौजूद हैं। लेकिन रजिया को चूंकि विपरीत परिस्थितियों में उसको शहीद किया गया और दिल्ली से काफी दूर टोंक में उसको दफनाया गया, तो उसके जो कब्र बनाने वाले थे, मजार बनाने वाले थे, उन्होंने, चूंकि वो सुल्तान का कहर भी झेल नहीं सकते थे, वो उसी के आदमी थे, रजिया का भाई बहराम शाह हुकूमत पर काबिज था। अब जब उसका मजार बनाया गया तो वो रजिया के हमदर्दों में से थे। उन्होंने कि ये मजार कभी ना कभी इस पर लिखी हुई कूट भाषा के जरिए जाहिर हो जाए कि ये सुल्तानुल हिंद रजिया का मजार है। तो इस पर जो पत्थरों को आर्टिस्टिक वे में जमाया है, उससे इसके मजार पर लिखे हुए शब्दों को हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है ये सुल्तानुल हिंद रजिया। इसका एक प्रूफ तो यह है कि इस पर मजार पर जो है भाषा लिखी हुई है। दूसरा प्रूफ जो आपको मैंने बताया कि अष्टपदीय स्टार, ये सुल्तान अल तमश के जमाने में, यानी रजिया के पिता के जमाने में हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले जब जब भी यहाँ पर मुस्लिम शासन हुआ, यहाँ की मस्जिदें जो बनी वो गोल अंदाज में बनती थी। पहली बार सुल्तान इल्तुतमिश ने मस्जिद के मीनारों को 8 पहलू का किया। यह अष्टपदी जो चिन्ह था, ये सुल्तान अल्तमश की देन है, और जब से ही आज तक हर मस्जिद के मीनार 8 पहलू के बनते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि इस्लाम की मान्यता यह है कि 7 तो आसमान है, 8वां अर्श आजम है जिस पर खुदा निवास करता है। वैसे तो खुदा हर जगह निवास करता है, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पर 8 पहलुओं को मुबारक चिन्ह माना जाता है, इसीलिए मस्जिद के मीनारों को 8 पहलू का रखा जाता है। दूसरा मजार जो रजिया के मजार के नीचे है, और चूंकि ये एक गुलाम का मजार है, इस वजह से रजिया के मजार की जो हाइट है, इसकी और याकूत के मजार की हाइट में 4 फीट का फर्क है। और इस मजार पर भी चूंकि रजिया ने इनको अमीरुल उमरा बना दिया था, जिससे हसद करके, ईर्ष्या करके तुर्कों ने बगावत की और रजिया पर यह इल्जाम लगाया कि याकूत से उसके अनैतिक संबंध हैं। और इल्जाम लगाने वाला कौन था? भटिंडा का सूबेदार अल्तूनिया। और ये सिर्फ राजनीतिक हत्या करने का एक उसका षड्यंत्र था। उसकी वजह यह है कि वो खुद रजिया की खूबसूरती और उसकी जहानत से मुतासिर था। शादी का उसने पैगाम रखा था उसके लिए, लेकिन रजिया ने उसको इनकार कर दिया था। याकूत अल्तमश के जमाने से ही उनका मुहाफिज था, उनका अतालिक था, उनका संरक्षक था। उसने कई बार इल्तुतमिश की जान भी बचाई थी और रजिया की जान भी बचाई थी। और जब कैथल में उसको, रजिया को कैद किया गया, तो रजिया के जहन में यह बात डाली गई कि आपका जो अमीरुल उमरा है उसको हमने मार डाला। इतिहास की किताबों में यही दर्ज है कि याकूत को जो है कैथल में मार दिया गया। ये वो भ्रम की स्थिति पैदा करना थी जो एक राजनीति के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल की थी कि याकूत को मार दिया ताकि रजिया टूट जाए और आगे दिल्ली सल्तनत पर काबिज होने की कोशिश न करे। लेकिन ऐसा नहीं था। याकूत बहुत मजबूत था और रजिया के जमाने में अमीरुल उमरा का खिताब मिल चुका था। उसकी बाकायदा एक पैरेलल बटालियन चला करती थी उसकी हिफाजत में भी, तो वो किसी से शिकस्त नहीं खा सकता था। याकूत बाद में जब अल्तूनिया से उसका निकाह हुआ, रजिया ने 6 महीने जेल में भटिंडा का जो किला है वहां पर अपने दिन काटे। उसके रमजान, ईद, बकरीद वहीं पर मनाई गई। और जब उसने अल्तूनिया ने निकाह की रिक्वेस्ट की तो उसने
इसको राजनीतिक लाभ लेते हुए रजिया ने उससे निकाह किया और इस शर्त पर किया कि दिल्ली सल्तनत के लिए वो उसकी पूरी मदद करेगा। तो अल्तुनिया को जब उसने तैयार कर लिया, 15 दिन की तैयारी के बाद उसने दिल्ली पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद में चूंकि इनके फौजी नौसिखिए थे, इसलिए वो दिल्ली की जो सल्तनत की फौज थी उससे हार गए और वहां से उनकी फौज को भागना पड़ा। तो अल्तुनिया और रजिया दोनों भटिंडा आ गए। फिर उसके बाद वो तैयारी करने लगे और तैयारी करने के बाद में उन्होंने बाकायदा फिर हमला किया। जब दिल्ली सल्तनत की फौज को ये पता चला कि रजिया फिर हमला कर रही है, तो वो दिल्ली सल्तनत से रवाना हुई। दोनों की मुठभेड़ कैथल के मैदान में हुई और उस कैथल के मैदान में जब मुठभेड़ हुई, वहां भी चूंकि बलबन बहुत एक्सपीरियंस्ड सिपह सालार था, उसकी फौज से रजिया की फौज हार गई। अल्तुनिया भागते हुए मारा गया और रजिया अपने मुहाफिज याकूत के साथ में भागती हुई उस स्थान पर चली आई जहां पर कभी उसके बाप की हुकूमत हुआ करती थी, टोंक, जो रणथंभौर के रास्ते में पड़ता है। इस बात को मैं एक वाजे कर दूं कि हमारी इतिहास की किताबों में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ। हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि रणथंभौर को फतेह करने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने 1226 में ही रणथंभौर को फतेह कर लिया था। और रजिया उस वक्त 12 साल की थी, जिसने रिजर्व फौज की कमान टोंक में रहते हुए संभाली थी। और रजिया ने बाकायदा उसका ऐसा इंतजाम किया था कि जो घायल होकर टोंक लाए जाते थे उनका इलाज होता था और जो रसद सामग्री होती थी वो मैदान जंग में रणथंभौर भेजी जाती थी। इस तरीके से रजिया ने उसकी बागडोर संभाली, यानी अपनी जंगी जिंदगी का आगाज रजिया ने टोंक से किया। अब रजिया जब यहाँ पर टोंक चली आई तो एक तो ये था कि रजिया वहां से भागकर कैथल से ना तो वो मुल्तान जा सकती थी ना ही लाहौर जा सकती थी। वजह उसकी ये थी कि मुल्तान और लाहौर में तुर्क गवर्नर बैठे हुए थे जो बहराम शाह के हामी थे, उसके पक्षधर थे। अब वहां भागना उसके लिए नामुमकिन था। हम इतिहास की किताबों में ये पढ़ते हैं कि जब भी कभी कोई सुल्तान कमजोर पड़ता था तो राजपूताना के राजपूत बगावत करके उसको टैक्स देना बंद कर दिया करते थे और वो विरोधियों का साथ देकर दिल्ली सल्तनत के लिए हमेशा सरदर्द बने रहते थे। रजिया को अगर किसी से शरण की उम्मीद हो सकती थी तो वो राजपूताना के राजपूत राजाओं से हो सकती थी। और चूंकि ये इलाका उसका देखा भाला हुआ था, 1226 में वो यहाँ आ चुकी थी, इसलिए उसने लाहौर और मुल्तान जाने के बजाय अपने आप को कहां पर, यानी रणथंभौर के रास्ते टोंक में आना पसंद किया। और यहाँ पर गालिबन उस जमाने में किल्हण देव नाम के एक ठिकानेदार थे जिनकी शरण स्थली के अंदर रजिया ने अपने यहाँ के राजपूत जो सरदार हैं उनसे मिलकर सांठगांठ करके फौज की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली फौज या दिल्ली सल्तनत के जो गुप्तचर थे वो उसके पीछे लगे हुए थे। जब उनको पता चला कि रजिया भेष बदल कर यहाँ रह रही है तो उसको फौजी टुकड़ी ने चारों तरफ से घेर कर, दिल्ली सल्तनत की फौज ने चारों तरफ से घेर कर उसको शहीद कर दिया। रजिया चाहती तो यहाँ से भी भाग सकती थी, लेकिन वो मर्दाना वार लड़ी और उसने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई टोंक में ही लड़ी। साथ में याकूत भी थे, अमीरुल उमरा थे उनके, और वो यहीं पर शहीद हुए। और इस शहादत को भी जो मजार बनाया गया तो रजिया और याकूत का मजार साथ साथ बनाया गया। क्योंकि याकूत उनके गुलाम थे, इस वजह से उनके मजार की ऊंचाई नीची यानी निचली सतह पर है और रजिया का मजार जो है उनसे ऊंचा बनाया गया है। अगर ये अल्तुनिया का मजार होता, कुछ लोग कहते हैं ये अल्तुनिया का मजार भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अल्तुनिया से रजिया ने शादी कर ली थी। अगर ये अल्तुनिया का मजार होता तो अल्तुनिया और रजिया दोनों का मजार एक ही ऊंचाई पर होता। चूंकि याकूत गुलाम ही रहे और इस वजह से उनका मजार नीचे बनाया गया। उस पर भी वो शाही निशानात मौजूद हैं जो स्केच आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो पत्थरों को जमाया गया है वो उसी स्टाइल में जमाया गया है जो रजिया के मजार पर जमाए गए थे। इसमें जो लिखा हुआ है, हम जानते हैं याकूत का नाम कुव्वतुल मुल्क था,
शहीद मोहब्बत उनको लक़ब मिला था। शहीद मोहब्बत यानी वफादारी में जो शहीद हो जाए, इतना बड़ा वफादार कि अपनी जान भी कुर्बान कर दे। तो याकूत रजिया के लिए शहीद मोहब्बत ही था, क्योंकि उनके बाप के जमाने से उन्होंने जो गुलामी कबूल की थी वो इतना वफादार था कि सबसे ज्यादा भरोसा अगर तुर्क या इल्तुतमिश या रजिया कर सकते थे तो वो याकूत पर कर सकते थे। तो शहीद मोहब्बत, ये यहाँ पर लाल कलर से जो लिखा हुआ है अरबी भाषा में शहीद है, और लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है ये मोहब्बत है अरबी भाषा में। और इसके बाद में जो लिखा हुआ है कुव्वतुल मुल्क, कुव्वत ये लिखा हुआ हरे कलर से, और काले कलर से फिर लिखा गया है अल मुल्क, कुव्वतुल मुल्क। अब जमालुद्दीन याकूत नाम था इनका, तो जमाल ये काले कलर से लिखा हुआ है, और फिर ये अद्दीन ये नीचे सीधे हाथ पर अद्दीन लिखा हुआ है जमालुद्दीन, और ये नीले कलर से जो लिखा गया है ऊपर की तरफ याकूत। तो शहीद मोहब्बत कुव्वतुल मुल्क जमालुद्दीन याकूत। इतनी बड़ी तहरीर इस मजार पर छोटे बड़े पत्थरों की वजह से हमें पढ़ने को मिल सकती है। इसको पढ़ना नामुमकिनात में से था, क्योंकि चारों तरफ इसके जंगल की स्थिति है, मजार पर बबूल उगे हुए थे, ऊपर चढ़ना दुश्वार था। तो मैं हमारे एक स्टूडेंट यावर हबीब को लेकर गया, जो ड्राइंग के स्टूडेंट थे। उन्होंने इस मजार का स्केच बनाया, और उस मजार के स्केच को तकरीबन मैंने 3-4 दिन तक लगातार रात भर देखा तो उससे ये पता चला कि इसके अंदर बाकायदा एक तहरीर लिखी हुई है जो शहीद मोहब्बत कुव्वतुल मुल्क जमालुद्दीन याकूत की है, और इस पर ये बाकायदा नाम है। अब ये नीचे जो आपको लाइन दिखाई जाएगी अभी, शहीद मोहब्बत कुव्वतुल मुल्क जमालुद्दीन याकूत, ये नीचे जो इबारत लिखी हुई है ये पूरी इस इबारत का निचोड़ है यहाँ पर। और ये एक कैलीग्राफिक स्टाइल होती है, इसको तोगराई अंदाज कहा जाता है, यानी एक ही हर्फ को हम दूसरे हर्फ से जोड़ते हुए लिख देते हैं, उससे कुछ आकृतियां बनती हैं। कभी चांद बना लिया जाता है, कभी सूरज बना लिया जाता है, कभी घोड़ा बना दिया जाता है, कभी तलवार बना दी जाती है। तो इस्लामिक आर्ट का ये एक बहुत अच्छा पहलू है कि तस्वीरें वहां नहीं बनाई जाती, तो उसको कैलीग्राफिक स्टाइल में तस्वीर कशी की जाती है। तो कैलीग्राफी को यहाँ इस्लाम में एक तो कैलीग्राफी और एक स्थापत्य कला में ही सारा जोर उन्होंने दिखाया है। ये उनका वो पहलू है। तो रजिया की कब्र का स्केच हमारे सामने मौजूद है, उसके बाद में याकूत की कब्र का स्केच हमारे सामने मौजूद है। आगे की स्लाइड दिखा दीजिए। ये जब रजिया के मैदान जंग कैथल से हार गई, तो वहां से अपनी जान बचाने के लिए किस तरीके से टोंक आई, उसका एक नक्शा मैंने पेश करने की कोशिश की है। कैथल हमें ये दिल्ली के नजदीक कैथल है, थोड़ा बड़ा करके दिखाइए इसको। दिल्ली से सल्तनत की फौज चलती है कैथल की तरफ, बठिंडा से रजिया की फौज चलती है दिल्ली की तरफ, रास्ते में कैथल पड़ता है। कैथल में दिल्ली की सल्तनत की जो फौज थी वो रजिया पर हमला कर देती है। अब रजिया जब, चूंकि उसके साथ में 9 सिखिए थे, और उसके साथ में खास बात यह है कि जाट, खोकर, राजपूत यानी हिंदुओं की मदद पूरी तरीके से शामिल हाल थी। और जब ये दिल्ली की फौज से शिकस्त हो गई तो रजिया वहां से, अल्तुनिया और रजिया दोनों भाग निकले, लेकिन अल्तुनिया पकड़े गए और उनको वहीं मार दिया गया। रजिया वहां से निकली, उनके साथ उनके अमीरुल उमरा जमालुद्दीन याकूत थे, और वो वहां से भागी। तो उनके भागने के जो रास्ते थे कि वो कहाँ पर पनाह लेंगी, या तो लाहौर जाती या मुल्तान जाती, लेकिन लाहौर और मुल्तान उनके लिए सेफ नहीं था। इस वजह से वो हांसी भिवानी होती हुई टोंक के रास्ते पर आ गईं,
जहां से बहुत नजदीक रणथंभौर था, और रणथंभौर में उस जमाने में राजपूत हुकूमत किया करते थे, और एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में जो दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे सकते थे, उन राजपूतों की मदद भी रजिया को मिल सकती थी। इसी उम्मीद पर रजिया टोंक चली आई। यहीं पर दिल्ली सल्तनत के जो गुप्तचर थे उन्होंने खबर दी, और दिल्ली सल्तनत के फौजियों ने उन पर हमला किया, और यहाँ पर उनकी शहादत हुई। अब यहाँ पर रजिया का जो वर्णन हमें इतिहास की किताबों में मिलता है, उसमें कुछ किताबें ऐसी हैं जिनके बारे में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लोग समझते हैं कि उसको बिल्कुल क्लियर कर रखा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस जमाने के जो इतिहास के जो सोर्सेज हैं, वो एक तो इब्ने बतूता का रहला है, जिसमें रजिया का भौगोलिक वर्णन मिलता है, और उस भौगोलिक वर्णन में ये इब्ने बतूता ये कहते हैं, और जब रजिया को हटा दिया गया तो उसके छोटे भाई नासिरुद्दीन को तख्त पर बैठाया। एक अरसे तक ये बादशाह रहा, फिर रजिया और उसके पति ने उसका विरोध किया और अपने साथियों को लेकर उसके कत्ल का इरादा किया। नासिरुद्दीन अपने गुलाम साथी गयासुद्दीन बलबन के साथ निकला, जो उसके बाद बादशाह हुआ। दोनों आमने सामने हुए। रजिया की फौज हार गई और वो स्वयं भाग गई। फिर उसे भूख लगी तो किसान से खाने को मांगा। उसने रोटी का टुकड़ा खाने को दिया, उसने वो खा लिया और उस पर नींद ने नियंत्रण पा लिया, वो सो गई। उसने उसके अंदर कीमती लिबास देखा तो जाना कि ये औरत है, उसको कत्ल कर दिया और एक खेत में दफन कर दिया। उसके कपड़े लेकर बाजार गया तो कपड़ों के बेशकीमती होने के कारण किसी ने नहीं लिए। हाकिम को पता चला तो उसे मारा, तो उसने उसके कत्ल का इकरार किया और उसको दफन करने की जगह बताई। उन्होंने उसको निकाला, नहलाया, फिर दफना दिया और उस पर कुब्बा बना। या लोग बरकत हासिल करते हैं, जियारत करते हैं। वो यमुना की नहर के किनारे पर है, जो शहर के एक फरसक के फासले पर है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, यहाँ पर एक बात उन्होंने कही कि जमुना की नहर के किनारे पर है, तो जमुना की नहर को लोगों ने या तर्जुमा निगारों ने क्या समझा कि जमुना का कोई धारा है, उसके पास में दिल्ली में ही उसको दफना दिया गया। जबकि जमुना की नहर चंबल भी है और जमुना की नहर बनास नदी भी है। बनास नदी चंबल में जाती है और चंबल जो है जमुना में जाकर मिलती है। तो ये इब्ने बतूता और रजिया के बीच में 125 साल का फासला है। वो सुनी सुनाई का बातों को लिख रहा है, वो चश्मदीद गवाह नहीं है। उसने उसका भौगोलिक वर्णन किया है और वो ये कहता है कि रजिया को ऐसी जगह दफनाया जो जमुना की नहर थी, लोगों ने उसको जमुना समझ लिया और दिल्ली में उसके मजार को घोषित भी कर दिया। और ये मजार जो घोषित किया गया वो भी 1917 में किया गया है, जिसके कोई साक्ष्य हमारे पास में नहीं है। अभी हम उसकी स्क्रीन भी यहाँ पर आपको शेयर करेंगे। एक बात और है, इब्ने बतूता का जो रहला है, उस रहला में उन्होंने चौथा चैप्टर जो है दिल्ली में जो मजारात हैं उसके बारे में लिखा है। उसमें ख्वाजा बख्तियार काकी के मजार का भी जिक्र है और दूसरे औलियाए किराम का भी जिक्र है, कुछ शासकों के मजारों का भी जिक्र है, लेकिन रजिया सुल्तान के मजार का जिक्र नहीं है। अगर रजिया का मजार इब्ने बतूता की नज़र में दिल्ली में होता तो वो रजिया सुल्तान जैसी लोकप्रिय शासिका के मजार का जिक्र जरूर करते कि रजिया का मजार दिल्ली की उस जगह पर मौजूद है। तो इब्ने बतूता ने कहीं नहीं लिखा कि रजिया का मजार दिल्ली पर है। दूसरा हमारा जो ऐतिहासिक स्रोत है वो है तबकाते नासरी, सबसे ज्यादा विश्वसनीय, चूंकि ये चश्मदीद इतिहासकार है, रजिया का एकमात्र चश्मदीद इतिहासकार है जिसने रजिया के मौत की तारीख भी लिखी है। इससे पहले अब एक भ्रम की स्थिति ये पैदा हुई कि हमारे इतिहासकार अरबी और फारसी से ना वाकिफ हैं। वो जो कुछ भी लिखते हैं
अंग्रेजों के अंग्रेजी तर्जुमे की बुनियाद पर लिखते हैं। इलियट एंड डाउसन ने जो कुछ भी लिख दिया, रेवर्टी ने जो कुछ भी लिख दिया, वो उनके लिए खुदा का फरमान हो गया। उसको उन्होंने परखने की कोशिश भी नहीं की और उसका नतीजा ये निकला कि जो मिनहाजुस सिराज उस जमाने में चश्मदीद इतिहासकार था और रजिया ने उसको नासिरी मदरसे का हेड मुदर्रिस बनाया था, एक तरीके से प्रिंसिपल बनाया था और अपना काजी उल कुज़्ज़ात बनाया था। उसको प्रमोशन देकर पूरी सल्तनत का काजी बना दिया था, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया था। उसने जो बात लिखी है, ऐसा शख्स जो अदल इंसाफ में भरोसा करता हो वो कभी झूठ नहीं लिखेगा। उसने जो तारीख लिखी है वो फारसी जबान में है, उसका पैराग्राफ सामने है। आप चाहें तो तबकात नासरी को खोलकर देखें, यही इबारत हूबहू उसमें देखने को मिलेगी। उसका तर्जुमा मैंने किया है, वो लिखा है आज जब सुल्तान रजिया को तबरहिंदा के किले में बंद कर दिया गया, तबरहिंदा यानी भटिंडा, तबरहिंदा के किले में बंद कर दिया गया तो मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने उससे विवाह कर लिया। ये थोड़ा सा कटरा देखिए आप। इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया ने उससे विवाह कर लिया और दिल्ली पर चढ़ाई कर ली। अधिकार जमाने के लिए मलिक इज्जुद्दीन मोहम्मद सालारी तथा मलिक तराकुश दिल्ली में विद्रोह करके उन लोगों से मिल गए। सुल्तान मोइजुद्दीन को सिंहासनारूढ़ कर दिया गया और इख्तियारुद्दीन एतगीन अमीर हाजिब की हत्या कर दी गई। बदरुद्दीन सुनकर रूमी अमीर हाजिब हो गया। रबीउल अव्वल 638 हिजरी यानी सितंबर अक्टूबर 1240 में सुल्तान मोइजुद्दीन दिल्ली की सेना लेकर उनका मुकाबला करने के लिए निकला। सुल्तान रजिया अल्तूनिया और अल्तूनिया पराजित हुए। जब वे कैथल पहुंचे तो वो सेना भी जो उनके साथ थी उनकी विरोधी हो गई। अब यहाँ पर विरोधी लिखा है जबकि विरोधी नहीं है, ये दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए। फारसी की जो इबारत है उसका मफहूम यह है कि दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए। तो यहाँ पर उन्होंने तर्जुमा क्या कर दिया कि उसकी विरोधी हो गई, यानी रजिया के साथियों ने ही उसको मार दिया। तो ऐसा नामुमकिन था। उस जमाने के लोग इतने निर्दयी नहीं होते थे कि जिसका साथ दे रहे हैं उसके लिए जान दिया करते थे, वो उसको कैसे मारेंगे। विरोधी का मतलब यह है कि दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल गए, यानी रजिया अपनी फौज के साथ नहीं भागी, कुछ खास विश्वसनीय लोगों के साथ में वो भाग निकली। अब आगे लिखते हैं, विरोधी हो गए। सुल्तान रजिया तथा अल्तूनिया को हिंदुओं ने बंदी बना लिया और दोनों को मार डाला। वे 24 रबीउल अव्वल 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को पराजित हुए। सुल्तान रजिया की हत्या मंगलवार रबीउल आखिर 638 हिजरी यानी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को हुई। अब रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर ये दो तारीखें हैं जो मिनहाज हमें देता है। 24 रबीउल अव्वल 13 अक्टूबर है और 25 रबीउल आखिर 13 नवंबर है। ये जो अक्टूबर लिखा हुआ है ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसका जो तर्जुमा किया गया अथर अब्बास रिजवी ने, उसमें शायद उनसे भी गलती हुई है कि वो चूंकि एक दिन उसी दिन मारा हुआ मान रहे थे इसलिए उन्होंने इस तरीके से लिख दिया। जबकि ये फारसी में जो इबारत लिखी हुई है उस इबारत से बिल्कुल क्लियर जाहिर होता है कि 24 रबीउल अव्वल 638 हिजरी को रजिया को कैथल में शिकस्त हुई और 25 रबीउल आखिर 638 को रजिया को शहीद कर दिया गया। अब उसने मिनहाज ने जगह नहीं लिखी क्योंकि मिनहाज तो सुप्रीम कोर्ट का जज था, वो मैदान जंग में नहीं था, दिल्ली में था। उसने अपनी बात को जो कुछ भी महसूस किया सच्चाई से बयान किया, जो उसको बताया गया वो उसने लिख दिया। अब जैसे इसमें लिखा गया है कि हिंदुओं ने पकड़कर मार डाला, ये उस जमाने के इतिहास लिखने की एक परंपरा थी। जब कोई मुस्लिम इतिहासकार लिखता था तो वो कहता था कि हिंदुओं ने मार दिया, हिंदू इतिहासकार लिखता था तो वो कहता था मलेच्छों ने मार दिया, मुसलमानों ने मार दिया। तो ये उस जमाने के जो बायसनेस थी उसका नतीजा हम तारीख की किताबों में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर 24 रबीउल अव्वल जो
अरबी का तीसरा महीना है और 25 रबीउल आखिर अरबी का चौथा महीना है। इस एक महीने के जो डिफरेंस है, उस एक महीने के डिफरेंस को हमारे इतिहासकारों ने बिल्कुल नजरअंदाज किया और अपने पूरे इतिहास की जो बुनियाद थी वो उसी पर रख ली कि रजिया को अगले दिन मार दिया गया। और इस भ्रम को फैलाने में हमारे अंग्रेजी इतिहासकारों ने शुरुआत की। बाद में भारतीय इतिहासकारों ने उसकी परख नहीं की, जांच नहीं की और उसमें वही तारीखें लिखते चले गए। और इस बुनियाद पर, चूंकि 13 अक्टूबर को ही अगर उसको मारा है, 13 अक्टूबर को ही वो शहीद हुई है, जंग हारी है, तो उसका मजार जो है कैथल में मान लिया गया। और कैथल में वहां की सरकार ने 60-70 लाख रुपए लगाकर रजिया के एक वहां पर पुरानी एक कोई इमारत थी, उसको रजिया का मजार मानते हुए रजिया का मजार घोषित कर दिया। दिल्ली का जो मजार था वो मैंने बता ही दिया आपको कि 1917 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और वो एक रज्जो बी नाम की मुगन्निया है जिनका मजार है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो उस पर मोनूमेंट लगा रखा है, जिस पर कल जफरुल्लाह खां जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी रोशनी डाली थी, उसमें ये लिखा था कि ये रानी सज्जी की कही जाने वाली दरगाह है और इस पर कोई ना तो चिन्ह बना हुआ है, ना उसकी भव्यता है, एक आम सी कब्र है। उस कब्र को उन्होंने रजिया सुल्तान के मजार के रूप में एक मोनूमेंट भी लगा दिया। ये जो स्क्रीन है बीच में, सुल्तान रजिया का मकबरा, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाइए। ये यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इस मोनूमेंट पर जो लिखा हुआ है, मैंने अपनी किताब में बिल्कुल अक्षरश उसको लिखा है और उसमें क्लियर भी लिखा हुआ है कि पहले रानी साजी की दरगाह नाम से प्रसिद्ध इस अहाते की इमारत और कब्र सुल्तान रजिया की बताई जाती है। यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद ही इस बात पर यकीन के साथ में नहीं कह सकता कि ये मजार रजिया का है या किसी और का है। तो ये दिल्ली का मजार का हाल था। और रहा कैथल के मजार का, ये तारीख की गलती की वजह से एक माह और एक दिन का जो फासला है, उसकी गलती की वजह से कैथल के अंदर मजार बता दिया गया। अब कोई हारा हुआ सुल्तान एक माह और एक दिन तक हारने के बाद में कभी भी जो है मैदान जंग में नहीं रह सकता। वो यकीनन अपनी जान को बचाने के लिए निकली होंगी। तो जो मैंने रास्ता बताया था उस रास्ते से होती हुई रजिया टोंक चली आई, जहां पर उनको शरण मिलने की उम्मीद थी और इस तरीके से उन्होंने टोंक में अपना कयाम किया। ये अंग्रेजी में भी कतबा लगा हुआ है और हिंदी में भी दिल्ली स्थित मजार पर कतबा लगा हुआ है। आगे की स्लाइड, ये जो कैथल में पुरानी इमारत थी, इसको रजिया सुल्तान का मजार के रूप में चारों तरफ जो है खूबसूरत एक बाग लगाकर रजिया का मजार बता दिया गया, जो कहीं से भी रजिया का नहीं निकलता। ऐसे खंडर इमारतें पुराने कब्रिस्तानों में अक्सर देखने को मिल जाया करती हैं। तो वहां का पर्यटन उद्योग ने फायदा उठाया इससे और चालाकी से रजिया सुल्तान के मजार को दिल्ली के बजाय वहां ले गए। अब हम टोंक के मजार पर आते हैं। उस टोंक के मजार में जो भव्यता है, जो कूट भाषा है, उसको मैंने आपको पढ़ के दिखाया और उस पर जो चिन्ह बने हुए हैं, ये रजिया का ओरिजिनल मजार है जिस पर घास उगी हुई है। और जो पत्थरों की बनावट है, जमावट है, उसको मैंने डिकोड करके आपके सामने पेश किया था। ये मजार याकूत का जो मजार है, ये इस याकूत के मजार को नीचे बनाया गया है, जो रजिया के मजार से तकरीबन 5 या 6 फीट के से नीचे है और रजिया का मजार उससे 5-6 फीट ऊंचा है। तो इस तरीके से जब हम इस मजार पर जमे हुए पत्थरों को देखिए और जो स्केच आपको दिखाया गया था उस स्केच से इसको मिलान कर लीजिए, उससे हमें जमालुद्दीन याकूत, कुव्वतुल मुल्क जमालुद्दीन याकूत और रजिया के मजार पर जो हमें तहरीर मिलेगी सुल्तानुल हिंद रजिया लिखी हुई मिलेगी। बारिश में ये घास जो है उनके नामों को उजागर करती है। अब इस मजार पर जो जमे हुए पत्थर हैं वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं हमें, और इन पर जब तहरीरें दिखाई गई तो वो आपने देखी ही होंगी। और अब इसके आगे का जो
पार्ट है, ये लाल कलर से उन तमाम पत्थरों, कुछ पत्थर इसके गिर भी चुके हैं, और उन पत्थरों को जो लाल कलर से पुर किया गया है, उसमें अमीरुल उमरा कुव्वतुल मुल्क जमालुद्दीन याकूत नाम की तहरीर मिलती है। रजिया के मजार का भी एक कोना झड़ गया था, लेकिन उसको बाकायदा उस पत्थर को उठाकर वापस जमा दिया गया है। और ये जो बीच का मजार है जिस पर स्टार बना हुआ है, ये इसको स्क्रीन पर लेकर आइए, बीच वाले को, राइट हैंड वाला जो बीच पर तकिया उसका मजार का, रजिया के मजार का। जी। ये रजिया के मजार के ऊपर जो तावीज बनाया जाता है, ये वो है। इसके ऊपर ये बना हुआ अष्टपदीय स्टार, जिसे आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में सल्तनत कालीन फूल कहा जाता है, ये अष्टपदीय स्टार बना हुआ है। और नीचे जो है मेहराब बनी हुई है, जो आपने स्केच में भी देखी थी। और ये इसकी साम्यता जो जफरुल्लाह खान साहब ने इल्तुतमिश के मजार पर बनी हुई मेहराब से की थी, और उस मजार के आसपास जो दीवारें हैं, उस दीवार पर जो चिन्ह बने हुए थे, उनसे उसकी साम्यता को साबित किया था। और इसी चिन्हों को, इन्हीं चिन्हों को हम जो दास वंश के दौर में बनाई हुई इमारतें हैं, उस पर भी हम देख सकते हैं, जिसमें अल्जीरिया की मस्जिद है, तुर्की मदरसा है, काहिरा की मस्जिद है। ये सब दास वंश के बनाए हुए निशानात थे। हमारे सामने जो फोटो है, ये तुर्की मदरसे का है, जो दास वंश के सुल्तानों ने तुर्किस्तान में बनाया था। और इसके उस मदरसे का क्लोजअप दिखाइए। ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम का फोटो है, सुनहरे कलर में। और इस मजार पर, और इस मजार पर जो बना हुआ चिन्ह है, बिल्कुल साम्यता लिए हुए 8 कोण का एक फूल बना हुआ है, अष्टपदीय स्टार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत हिंदुस्तान में की। और यही चिन्ह जो है हमें काहिरा की मस्जिद पर मिलता है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे दिखाइए मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम पर जो ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम पर बना हुआ 8 पहलू का चिन्ह है, जो रजिया के मजार से हूबहू मैच खाता है। इसके अलावा अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसको जामिया कवच कहा जाता है, उस पर भी ये निशान है। इस मजार पर बनी हुई जो मेहराब है, वो मेहराब और इल्तुतमिश के मजार पर बनी हुई मेहराब, दोनों में जो समानता है, वो इससे इसका संबंध साबित करती है। तो हम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें, तो उसका वास्तु, उसकी बनावट, उसकी हाइट, ये तमाम चीजें उस पर रोशनी डालती हैं कि ये मजार रजिया के हैं। रजिया का मजार जिस जगह पर स्थित है, उसके चारों तरफ जो इमारतें हमें देखने को मिलती हैं, वो अब कब्रिस्तान में तब्दील हो चुकी हैं। ये तुर्कों की बनाई हुई छतरियां हैं, जिन पर रणथंबोर में शहीद होने वाले जो उनके सिपह सालार हुआ करते थे, उनको यहाँ लाया जाता था, उनका इलाज होता था, और जो मर जाया करते थे उनको यहीं दफना दिया जाता था। तो चारों तरफ बहुत बड़ा पुरानी टोंक का एक कब्रिस्तान है, जिसे यहाँ पर आज गंजे शहीदा कहा जाता है। वहां पर एक बुजुर्ग हस्ती हुई है दरिया शाह, उनकी बावड़ी भी मौजूद है, उनका मजार मौजूद है। रजिया उन्हीं के सानिध्य में पली बड़ी। वो किसी जमाने में इल्तुतमिश की फौज में हुआ करते थे, उनके लिए दुआएं किया करते थे। ये अलाउद्दीन का बनवाया हुआ तकिया है उसके सामने, और इसके बीच में एक सड़क है जो आज चतुर्भुज के तालाब की तरफ जाती है, और टीबी हॉस्पिटल बन चुका है, उसकी तरफ जाती है। इन दोनों के बीच में एक रजिया का महल है, और उस महल में बहुत सारी, ये रजिया के महल को क्लिक कीजिए भाई, महल रजिया से जुड़ी हुई जो यादगारें टोंक में मौजूद हैं, वो अब आप स्क्रीन पर देखिए। ये रजिया का वो महल है
जहाँ पर उनके बहुत बड़े बड़े सिपह सालार और जो बुजुर्गान दीन हुआ करते थे उनको दफना दिया जाता था। तो ये तकरीबन 200-250 स्क्वायर गज की एक इमारत है, जिसके पास एक बड़ा कुआं भी बना हुआ है और पानी का वहां पर पूरा इंतजाम है। चारों तरफ कई बीघा जमीन है जो उसको घेरे हुए है, और ये उसका सदर दरवाजा है रजिया के महल का। आज भी काफी मजबूत है। सल्तनत कालीन जो वास्तु है ये पूरा का पूरा उसमें देखा जा सकता है, और ये दरवाजा इतना बड़ा है कि इसमें हाथी भी आ सकता है, क्योंकि रजिया को हाथी की सवारी बहुत पसंद थी। रजिया का तख्त भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर बैठकर वो अपनी फौज के जो खास कमांडर हुआ करते थे उनको गाइड किया करती थी। और इस तरीके से ये रजिया का तख्त जो तकरीबन 7 बाई 15 फीट की चौड़ाई पर सिंगल पत्थर का बना हुआ है, और ये आज भी निवाई दरवाजे टोंक में, जिसे छोटा तकिया कहा जाता है, रजिया का महल कहा जाता है, उसमें आज भी मौजूद है। इस पत्थर को कोई भी जाकर देख सकते हैं। ये रजिया का तख्त कहा जाता है। इस पर गद्दी लग जाया करती थी और वो यहाँ पर बैठकर अपने जो सिपह सालारों को और अपने जो अजीज अकरबा थे उनको गाइड किया करते थे। जंग के दौरान जो जो हालात पेश नजर होते थे उन पर रोशनी डालती थी। ये पूरा उनका जो महल है उसकी इमारत है, और ये काफी लंबी चौड़ी इमारत है। अब इसमें एक मदरसा कायम हो चुका है और मस्जिद भी मौजूद है, और ये बाहर से देखो तो इस तरीके से नजर आता है। और ये जो जहाँ बबूल है, इसी के पीछे वो जो छतरियां आपको दिखाई थी वो छतरियां मौजूद थी, और जो तुर्की स्टाइल में बनी हुई छतरियां हैं। आगे दिखाइए। ये रजिया के मजार से मुताल्लिक जब हमने बहस अखबारों में की, ये टीवी ने 2.5 घंटे का लाइव टेलीकास्ट किया और बाकायदा उसके इंटरव्यूज हुए, लोगों ने आकर मजार देखे। तो यहाँ पर सिर्फ देश से ही लोग नहीं आए, बल्कि अमेरिका के एक स्कॉलर भी देखने के लिए आए थे, जो लेफ्ट हैंड पर हैं। अमेरिका के एक विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, वो इस रजिया के मजार का उन्होंने विजिट किया और यहाँ आकर उन्होंने देखा। राइट हैंड पर ऊपर की तरफ जो है सत्य कथा में रजिया पर 35 पेज के अंदर एक बाकायदा आर्टिकल लिखा गया, जिसने अपने हिसाब से उसको टोंक की जो कब्र है उसको रजिया का सुल्तान का मजार मानते हुए दिल्ली और कैथल की कब्रों को रद्द किया, और वो उसका टाइटल भी यही देता है कि रजिया का मजार दिल्ली दिल्ली नहीं राजस्थान में है। अगला दिखाइए। इंडिया टुडे में भी लिखा गया, और इसके अलावा उस जमाने के जो तत्कालीन कलेक्टर साहब थे सुबीर कुमार जी और प्रभारी मंत्री अशोक कुमार जी, अशोक बेरवा जी थे, उन्होंने मुझे इसके लिए सम्मानित भी किया था। और ये जो फोटो है ये इंडिया टुडे का है, जिसमें बाकायदा रजिया पर पूरा एक पेज लिखा गया, और बिहार उर्दू एकेडमी ने इसको मान्यता देते हुए इस एक सर्टिफिकेट मुझे दिया, काजी अब्दुल वदूद अवार्ड। ये एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है जो एक तहकीक के क्षेत्र में कोई खास नुमाया काम करते हैं उनको दिया जाता है। और उन्होंने मेरी किताब जो थी रजिया सुल्तान की शहादत और उसके मजार की हकीकत को सनद एतराफ पेश किया, यानी उसको एक्सेप्ट करते हुए उस तहकीक पर इनाम से मुझे नवाजा। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि रजिया के मजार की चर्चा पूरी दुनिया में हो चुकी है और अब लोग उसको इस नज़र से देखते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा, और उनके पास में जांच के जितने संसाधन हैं वो एक सिंगल आदमी उन तरीकों को नहीं इस्तेमाल कर सकता। वो उनके पास में पूरे वसाइल हैं, अगर वो चाहें तो इसका बारीकी से अध्ययन करके जो है इसको सच्चाई को सामने ला सकते हैं। और इसकी वजह एक ये भी है कि ये मजार जिस तरीके का बना हुआ है, अगर ये साबित होता है कि ये रजिया का नहीं है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो साबित कर दें कि ये रजिया का मजार नहीं है। लेकिन जो इस मजार की भव्यता है वो ये तो बताती है कि ये सल्तनत कालीन है, और ये कितनी बड़ी हस्ती का मजार होगा तो भी ये प्रोटेक्ट करने के तो लायक है। तो या तो वो ये बताएं
कि ये मज़ार रजिया का नहीं है तो किसका है, और अगर ये साबित नहीं कर सकते तो जो मैंने तथ्य दिए उन पर गहराई से और सिंसियरिटी के साथ में इसके ऊपर सोचे, विचार करें, मनन करें, और रजिया को जो उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, जहां वो नहीं है उसको माना जा रहा है और जहां वो है उसको नकारा जा रहा है, ये भ्रम की जो स्थिति पैदा की गई है उसमें कहीं ना कहीं हम भी भागीदार हैं। तो ये तमाम स्थितियां आपके सामने हैं। रजिया के मज़ार से मुताल्लिक हमने जो कुछ भी बात आपके सामने रखी शायद आपके समझ में आई होगी, और आगे इसकी चर्चा आगे चलती रहे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि चूंकि इस वेबिनार से पूरा पढ़ा लिखा तबका जुड़ चुका है, वो अब मेरी इस बात को आगे पहुंचाएगा। तो अब मैं अपने जो ज्यादातर जो प्रमाण थे, चूंकि वक्त कम है, हमारे साथ में दूसरे लोग भी जुड़ने वाले हैं और वो टाइम क्या हुआ जुड़ने वाले हैं, तो उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाएगा। इसलिए इस बात को मैं यहीं पर खत्म करता हूं, और जो कुछ भी आपको इसके बारे में क्वेरीज हैं वो हम उसके लिए 15 मिनट का टाइम लास्ट में रखेंगे। आप अपनी बात रखिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं, हमारे साथी समीर जी हैं, सीमा जी हैं, इतिहास से ताल्लुक रखने वाली समीर जी हैं, ये लोग जो है उसका जवाब देंगे आपको। इतिहास में क्या क्या चीजें हुई हैं और क्या क्या नहीं हुई हैं, मैंने अपनी किताब में पूरी तफसील के साथ में बहुत ही ज्यादा विस्तार के साथ में उस पर रोशनी डाली है। अगर वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे पहलू बिल्कुल साफ हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम आपको मुतमईन करेंगे, और आप जब इस वेबिनार से उठेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई कोई हमने एक सच्चाई के से पर्दा उठाने की कोशिश की है। अब उसमें मैं कितना कामयाब रहा हूँ वो आपके कमेंट से मुझे मिल पाएगा। तो आप उस जब अपना फीडबैक भरेंगी तो उससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैं अपनी बात को कितना आप तक पहुंचा पाया हूं। अब अपनी बात को मैं यहीं खत्म करके सीमा जी से गुजारिश करूंगा कि जो अगले स्पीकर हैं हमारे साथ में, कजोड़ जी पढ़ेंगे।